विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। क्या लगता है इस बार कुछ परिणाम कुछ बदलेंगे? क्या बीजेपी की राह इस बार आसान होगी? ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को अभी तक परसों तक गाली देते थे, एक दूसरे के बारे में बोलते थे, पर आज मोदी जी को रोकने के लिए पूरी ताकत ये लगा रहे हैं। केंद्र में कहा जाता है 9 साल बेमिसाल। एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? एमसीडी में जब तक भाजपा शासित रही बहुत ऐतिहासिक काम हुए। पिछली बार भी जब सदन चला था उसमें भी लगभग जेपीसी की मांग को लेकर और माफी की मांग को लेकर सदन ठप रहा, या यूं कहें लोकतंत्र के मंदिर में जहां पर जनता की आवाज उठनी चाहिए हो हल्ला हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? आज इस प्रकार ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र में चिल्ला रहे हैं और चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक निरंतर जारी है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव समीप आ रहा है, सियासी गलियारों में उठापटक का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता देखने को मिल रही है, वहीं विपक्ष का नाम बदलकर अब इंडिया हो चुका है और वहीं एनडीए में लगभग 38 दल शामिल हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होती है। इन्हीं सभी राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोदनगर वार्ड से निगम पार्षद रवि नेगी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी क्या राय है। सर, नेशन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर्वप्रथम। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2024 का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। क्या लगता है इस बार कुछ परिणाम कुछ बदलेंगे? क्या बीजेपी की राह इस बार आसान होगी? जिस प्रकार 2 साल में मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम करे हैं पूरे विश्व में, पूरे देश में, तो मुझे लगता है पिछली बार से एक और बढ़कर सीटें आएंगी और विपक्षी एकता अपने आप ही इनका सब आपस में ये कुछ दिनों बाद आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को अभी तक परसों तक गाली देते थे, एक दूसरे के बारे में बोलते थे, पर आज मोदी जी को रोकने के लिए पूरी ताकत ये लगा रहे हैं। पर देश की जनता का मूड है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब देश की जनता ने संकल्प ले लिया है तो मुझे लगता नहीं है कि इनके 26 दलों का जो एक दल जो इन्होंने बनाया विपक्षी एकता, वो कुछ काम करेगा। कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर इस बार हराएंगे और सभी पार्टियों ने लगभग सबका साथ मिल चुका है। ये कई बार कोशिश करी इन्होंने। यूपी में भी ये लड़े थे मुलायम जी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, और वहां देखा आपने सीटें पहले से बढ़कर आई सीटें। और ऐसे कई सारे स्टेट हैं जहां ये मिलकर लड़ते हैं पर बीजेपी का कुछ नहीं कर पाते। देश की जनता का मूड है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 9 साल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो गरीब कल्याण के लिए जो लगातार बीजेपी शासित सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ये 26 दल मिलकर जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये इनका आपस में फूट दिख जाएगी। ये वही लोग हैं, इसमें केजरीवाल जैसे लोग हैं जो उन दल के लोगों को गाली देते थे परसों तक, जो सोनिया गांधी के बारे में बोलते थे कि इसको इटली भेज दो, शरद पवार के बारे में बोलते थे कि इसको जेल भेज दो, और मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बोलते थे कि इनको जेल भेज दो, जो अब रहे नहीं। लालू प्रसाद यादव के बारे में बोलते थे ये लोग जेल भेज दो। आज तमाशा कर रहे हैं। आज उन्हीं लोगों के साथ हाथ उठाकर देश की जनता को बेवकूफ बना रहे। देश की जनता जानती है और देश की जनता को पता है कि देश में कोई अगर अच्छी सरकार देगी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। ये आपस में लूट वाली सरकार है और कुछ नहीं। केंद्र में कहा जाता है 9 साल बेमिसाल। एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? एमसीडी में जब तक भाजपा शासित रही बहुत ऐतिहासिक काम हुए। पिछले 7 महीनों में जब ये काबिज हुए, इन्होंने चुनाव जीतने से पहले इन्होंने कहा दिल्ली में कूड़े के ढेर खत्म करेंगे, हम कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, कूड़े की राजनीति करी। पर 7 महीने हो गए, आज गाजीपुर का कूड़े का ढेर केंद्र सरकार कम कर रही है, केंद्र सरकार राज्यपाल जी कर रहे हैं, पर उसका सारा श्रेय लेना केजरीवाल जी लेते हैं। पर दिल्ली में आज हर वार्ड में कूड़े के ढेर है। जहां भी आप देखोगे आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। ये इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं। दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में जाकर वहां ट्रक पकड़े गए, वहां की मेयर
मेयर ने एफआईआर दर्ज कराई, कूड़े के ढेर नजफगढ़ में फेंक रहे हैं, कभी हरियाणा में जाके फेंक रहे हैं, कभी यूपी में फेंक रहे हैं। क्या कूड़े का ढेर इस तरह खत्म होगा? दूसरे राज्यों में जाकर आप कूड़े के ढेर को फेंकेंगे और अपना कूड़े का ढेर खत्म करेंगे? ऐसा नहीं होगा। और आज पोल खुल गई है। 7 महीनों में दिल्ली में जो बाढ़ आई है, जो हर साल पानी छोड़ा जाता था हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, पर कभी बाढ़ नहीं आई। इस बार निगम में इनकी सरकार है, सारी बदइंतजामी थी, सारे नाले ब्लॉक थे, सारे पीडब्ल्यूडी के नाले ब्लॉक थे, जिसकी बदइंतजामी की वजह से आज दिल्ली में करीबन 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, जिसमें से कम 50,000 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। देखिए जी, आपने बाढ़ का जिक्र किया कि यमुना का स्तर लगभग 3 मीटर ऊपर था खतरे के निशान से। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की सड़कों पर पानी आया, लेकिन उनका आरोप यही लगाना था कि वो सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में पानी नहीं छोड़ा गया और दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश थी। जब 65,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए आज तक इनको दे चुकी केंद्र सरकार, उस पैसे को इन्होंने पूरा दुरुपयोग करके अपने प्रचार में लगाया। आज आपको पता था कि बाढ़ हर साल ये काम होता है, तो आपने पहले नाले साफ क्यों नहीं कराए पीडब्ल्यूडी के? आपने इंतजाम क्यों नहीं करे? एमसीडी आपके पास थी, आप चिल्लाते थे कि एमसीडी हमें दे दो, हम दिल्ली सुधार देंगे। आज एमसीडी आपके पास, आज दिल्ली सरकार आपके पास, उसके बाद भी आप इल्जाम लगाते हो, हरियाणा पर इल्जाम लगाते हो, उत्तर प्रदेश से इल्जाम लगाते हो। मतलब अपनी बद इंतजामी दूसरे राज्यों को थोपना, दूसरे राज्यों पर आरोप लगाना, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना। समय रहते हुए आपने यमुना को साफ क्यों नहीं कराया? समय रहते हुए आपने पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े नाले साफ क्यों नहीं कराए? समय रहते हुए आपने जो तकनीक यूज कर रही थी वो आपने प्रयोग क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको सिर्फ केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ना होता है, आपको सिर्फ राज्यपाल पे ठीकरा फोड़ना होता है, अपनी बदइंतजामी दूसरों पे फोड़ते हैं आप। जी, सदन पार्लियामेंट, जिसको लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से सदन हंगामे की भेंट चढ़ रही है। पिछली बार भी जब सदन चला था उसमें भी लगभग जेपीसी की मांग को लेकर और माफी की मांग को लेकर सदन ठप रहा। या यूं कहें लोकतंत्र के मंदिर में जहां पर जनता की आवाज उठनी चाहिए, हो हल्ला हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? जहां जनता के भलाई के लिए बिल पास होते हैं, जहां देश लाया जाता है, बिल पास होता है, उन बिलों की अनदेखी करी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिल जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। आज इस प्रकार ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र में चिल्ला रहे हैं और चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कई बार मोदी जी बोल चुके हैं चर्चा करिए, चर्चा के नाम पे बात नहीं करते, पर इन्होंने कहीं ना कहीं पूरा माहौल खराब करना है और विपक्ष एक होकर ये केंद्र सरकार और मोदी सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश है। पर कहीं ना कहीं देश की जनता ने क्लियर कर दिया है कि 2024 में मोदी जी पुनः तीसरी बार बनेंगे। ये कुछ भी करे, पर जनता ने मूड बना लिया है। विपक्षी एकता ने जो नया नाम रखा है इंडिया, उसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। जिस तरीके से अभी मोदी जी ने बोला कि उसमें पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया का नाम है, उस पर विपक्ष का भी एक जवाब आया है। बोल रहे कि इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे भी तो उसमें इंडिया आता है। वो तो जो मोदी जी ने कहा जो ठीक है, पर कहीं ना कहीं मैं आपको फिर बता दूं, इनकी कलई खुल चुकी है और कहीं ना कहीं बौखलाहट है इन लोगों की, क्योंकि ये 26 दल जो मिलके लड़ रहे हैं, इनका किसी से भी आपस में संपर्क नहीं है। दूल्हा कौन होगा, कौन घोड़ी में चढ़ेगा, ये नहीं पता। बारात तैयार है, पर इनका दूल्हा कौन होगा इसको अभी बताना मुश्किल है। बीजेपी एनडीए में तो पता है दूल्हा मोदी जी है, मोदी जी चलेंगे घोड़ी में, पर ये बता दें जो इंडिया इन्होंने बनाया है इसमें दूल्हा कौन है, किसमें सेरा बधेगा, किसके सर सेरा चढ़ेगा, ये बता दें ये लोग। देखिए जी, जब दिल्ली में इंक्रोचमेंट पर बात आती है, मंदिर मस्जिद के तोड़ने पर बात आती है, तो आरोप लगा दिया जाता है कि एलजी साहब पर सीधे आरोप लगा दिया जाता है। क्या इससे आप संतुष्ट? भाई कंप्लेंट कौन करता है? इनकी दिल्ली सरकार की एजेंसी कंप्लेंट करती है, पीडब्ल्यूडी कंप्लेंट करती है, पीडब्ल्यूडी आगे कंप्लेंट एलजी साहब के पास भेजती है। आप कंप्लेंटर आप हैं, आपकी जो पीडब्ल्यूडी एजेंसी है वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो लास्ट अप्रूवल एलजी साहब है, पर आप कंप्लेंट क्यों भेजते हैं? आपने देखा होगा यहाँ पे एक मंदिर का मामला था,
उस मंदिर को तोड़ने के लिए पूरे डीएम, पूरे एसडीएम, पूरा तंत्र लग गया। जब पता चला कि कंप्लेंट किसने करी, पता चला कि पीडब्ल्यूडी की को कंप्लेंट करी, एजेंसी पीडब्ल्यूडी थी और तोड़ने के लिए एसडीएम के ऑर्डर थे। दिल्ली सरकार के अधीन आता है डीएम, एसडीएम दिल्ली सरकार के अधीन आता है। एलजी को सिर्फ बदनाम करते हैं लोग, पर खुद कंप्लेंट करते हैं, खुद ये उसको तोड़ने का आदेश करते हैं। उसके बाद ठीक रहा ये केंद्र सरकार पे फोड़ते हैं और एलजी साहब पे फोड़ते हैं। पूरा उस दिन आपने देखा होगा, पूरी मंदिर को बचाने के लिए सारे लोग लगे। बड़ी मुश्किल से मंदिर बचा। छोटा सा एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर, बगल में एक मस्जिद है जो अवैध रूप से उन्होंने जगह घेर रखी है, वो इनको दिखती नहीं है। उसमें अवैध रूप पे ऊपर माला अवैध रूप से इन्होंने बना रखा है, वो इनको नजर नहीं आती। एक 10 बाई 10 का पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर है, उसको तोड़ने के लिए 5000 ये लोग ले आते हैं। डीएम का पूरा कारवा आता है। ये बड़ा शर्म का विषय है दिल्ली में। सर, यूसीसी पर आपकी क्या राय है? कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें सिर्फ एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। भाई, कॉमन सिविल कोड जो आ रहा है इसका हम वेलकम करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे। इसमें क्या गलत क्या है? देश का हर व्यक्ति चाहता है कि उसको एक जैसे कानून हो उसके लिए। देश में जब सब लोग, हम पूरे देश में हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारे कानून एक हो, मान्यता एक हो, और इससे सबको फायदा है। पर जिनको नुकसान है, जिनको लगता है कि देश में भ्रमित करना देश के लोगों को, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी जो लोग चाहते हैं कि आए, वो लोग इसका पक्ष कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो राजनीति कर रहे हैं ये विपक्षी लोग कर रहे हैं, पर देश की जनता इसका वेलकम कर रही है, देश के लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, और ये आना चाहिए। देखिए जी, मैं सभी क्षेत्रीय निगम पार्षदों से लगातार मिल रहा हूं। एक समस्या निकलकर सामने आ रही है कि ऊपर से फंड्स को लेकर, क्या आपके क्षेत्र में भी ये समस्या है? बिल्कुल। 7 महीने आज हमें चुने हुए हो गए। 7 महीनों में हमें 1 रुपये का फंड अभी तक एमसीडी ने अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है जो फाइनेंशियली में रिकमेंड करते हैं। इन्होंने आज तक स्टैंडिंग कमेटी घोषित नहीं करी। कोर्ट ने 3-3 के ऑर्डर किए, उसके बाद चुनाव होता है, पर इन्होंने अभी तक जो चेयरमैन के चुनाव होते हैं, जो चेयरमैन चुनते हैं, उसको वहाँ पे जो मेन में जाते हैं, यहाँ के लोकल जो बनती है लॉबी, उसके बाद मेन में चुना जाता है। आज तक इन्होंने उसके चुनाव नहीं कराए। ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो, ये लोग नहीं चाहते। आज 1 रुपये का काम निगम पार्षद नहीं करा सकता, क्योंकि फंड नहीं है। दिल्ली में इतने सारे विकास के काम होने हैं निगम में। आप इससे पहले हमारी सरकार थी, फिर भी काम हो रहे थे, पर आज कम पूरी बदहालत है निगम, बदहाली में निगम है। देखिए जी, आपने बीते विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी, उसके बाद आप आज विनोद नगर से निगम पार्षद भी हैं। क्या अगले विधानसभा चुनाव में रवि नेगी मैदान में फिर से दिख सकते हैं? ये पार्टी का आदेश होगा। आज हम भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार हम पिछली बार विधायक लड़े। अगर बीजेपी संगठन जो तय करेगा उसको अब सर माथे में है। संगठन कहेगा लड़ना है तो लड़ेंगे, संगठन कहेगा नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आज संगठन की वजह से ही हमारी पहचान है। अगर हमें कोई जानता है रवि नेगी, तो कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारी पहचान है, और पार्टी मौका देगी तो इस बार लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रवि नेगी जी मौजूद थे। जिस तरीके से हमने विपक्षी एकता के बारे में, 2024 के लोकसभा चुनाव और दिल्ली के क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनको लेकर खास चर्चा की, और पूरी बेबाकी के साथ उन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव कौशिक के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।